हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिवाइन लर्निंग। एपिडर्मिस आपको बताया गया था, अपने पिछले क्लास में हमने कहा था कि एक टॉपिक रह गया है एपिडर्मिस, और इसे आज हम लोग इस वीडियो में जानते हैं। और इसी के साथ हमारा प्लांट टिश्यू ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आगे से हम लोग फिर एनिमल टिश्यू पर आएंगे। तो आज के इस क्लास में चर्चा करते हैं एपिडर्मिस, और एपिडर्मिस से जुड़ी हुई कुछ जनरल नॉलेज की बातें हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे उन चीज़ों को कहीं ना कहीं देखे होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे या फिर पढ़े होंगे नीचे के क्लासेस में, तो वो सारी बातें याद आ जाएंगी, या उसी को थोड़े से अलग रूप में हम लोग आज विज्ञान के रूप में पढ़ेंगे। खैर, तो स्टार्ट करते हैं एपिडर्मिस को। तो देखते हैं क्या है एपिडर्मिस। जब आप कोई भी स्टेम को लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल रहेगा स्टेम का। अगर आप कोई भी एक टुकड़ा लेते हैं ये जानने के लिए कि अंदर में किस किस प्रकार का स्ट्रक्चर दिखता है, तो सबसे पहले तो हम उसकी कटिंग करते हैं। इसे टीएस कहते हैं, ट्रांसवर्स कटिंग कहते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसे हमने ऐसे काट के तब देखा कि देखें जरा इसके अंदर क्या है। अच्छा, तो ये खोखला है ना, तो इसे कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। लंबा काटते हैं तो इसे कहते हैं वीएस, वर्टिकल सेक्शन। तो वर्टिकल सेक्शन से पूरे में क्या है वो दिखता है। ठीक है, वो भी एक व्यू होता है, और दूसरा ये व्यू होता है ट्रांसवर्स सेक्शन, टीएस। टीएस काटते हैं तो हमें पूरे लेंथ का तो पता नहीं चलता है, लेकिन पूरे लेंथ में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते होंगे वो यहाँ से पता चल जाता है। तो हम ज़्यादातर टीएस काट करके ही देखना चाहते हैं कि अंदर में क्या क्या होता है। ठीक है, तो हम जब किसी एक टिपिकल स्टेम का टीएस काटते हैं तो इस ढंग से, सपोज आपका ये कोई स्टेम का टुकड़ा है, आपने काट दिया, और ये स्टेम था। ठीक है, ये आपका स्टेम था और ये टुकड़ा आपने काट दिया। साइड से हम देख रहे हैं, उसके साइड से देख रहे हैं कि क्या क्या अंदर में है, ये हम देखना चाह रहे हैं। तो इसमें तरह तरह के टिश्यूज होंगे। जितने तरह के टिश्यूज के बारे में हमने पढ़ा है उतना तो कम से कम देख ही सकते हैं कि पता नहीं ये कहाँ का पार्ट है, किस जगह से हमने काटा है, इस जगह मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होगा कि नहीं होगा। बट साइड में तो आप अनुमान कर ही सकते हैं कि ये जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो साइड में होता है, जस्ट बिलो, जस्ट बीनीथ द बार्क के जस्ट नीचे एक लेयर होता है ना, आपको बताया गया था। एंड दीज मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ इन थिकनेस और गर्थ। तो ये तो होता ही होगा। अंदर में पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, इस टाइप के सिंपल टिश्यूज होते होंगे। और ये डिपेंड करता है कि हमने किस पार्ट को काटा है, किस पार्ट का सैंपल के लिया है। इस तरह के टिश्यूज इसमें आपको मिलते होंगे पूरे में भरे हुए। जाइलम फ्लोएम होगा सेंट्रली लोकेटेड। जाइलम फ्लोएम सेंट्रली लोकेटेड ही जनरली होते हैं, और ये इस बात पर भी निर्भर करता है कि हमने स्टेम लिया है, लीफ लिया है, मोनोकॉट लिया है, डाइकॉट लिया है, ये सारी चीज़ों को। तो अगर हम इसे और भी मैग्नीफाई करके जानना चाहें कि व्हाट इज द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सेलुलर अरेंजमेंट इनसाइड दिस पार्ट, तो हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा एक कटिंग ले लेते हैं, थोड़ा सा पार्ट काट करके अलग करते हैं। जैसे ये इतना दूर का हम एक कटिंग ले लेते हैं, इतना दूर का। ठीक है, इतने दूर का हमने एक कटिंग ले लिया, इसे काट करके हमने निकाल लिया। जैसे तरबूजे को काट के निकाल लेते हैं ना, उस तरह से हम इसे काट कर निकाल लेते हैं ये पार्ट। ठीक है, ये सारा पार्ट। और इस पार्ट को अब हम देखेंगे कि देखें जरा सा इस पार्ट में क्या क्या है। इसे और भी बड़ा करके देखने की कोशिश करेंगे, इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखेंगे इस एक छोटे से पार्ट का। ठीक है ना, ये देखो, इसे हमने काट दिया, इसे काट के यहाँ से निकाल लिया। ठीक है, अब इसे बड़ा करके हम देखना चाह रहे हैं
कि देखें इसके अंदर क्या क्या होता है। तो इसे बड़ा करके जब हम देखते हैं तो कुछ इस ढंग का दिखेगा, ये बाहर से ऐसा और फिर ऐसा। उसी पार्ट को हमने क्या किया है, बड़ा कर दिया है थोड़ा, ठीक है ना। इसी पार्ट को बड़ा किया और अब हम थोड़ा बड़ा, तब अब हमको थोड़ा सा इसमें क्लियर दिखेगा कि व्हाट इज इनसाइड दिस स्ट्रक्चर। तो इसमें हम सबसे पहले बाहर से आते हैं कि बाहर वाला लेयर से स्टार्ट किया जाए कि बाहर वाला लेयर क्या होता है। तो हम देखेंगे क्या कि इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स द आउटर लेयर इज मेड ऑफ सिंगल लेयर्ड सेल, सिंगल लेयर ऑफ अ डिफरेंट टाइप ऑफ सेल। पहला लेयर जो हम देखेंगे वो देखेंगे कि एक अलग ही ढंग के सेल का एक लेयर है, एक ही सेल का लेयर है, एक ही सेल का है। तो स्पष्ट रूप से हमें दिखेगा तो नहीं, लेकिन आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। कुछ लीव्स आपके आसपास पाए जाते होंगे, या आपके घरों में अगर कुछ आप गार्डनिंग वगैरह करते हैं तो आप देखेंगे क्या कि कुछ क्रॉटन की जो लीव्स वगैरह होती है थोड़ा फ्लैसी होती है, गूदेदार। आपके बुक में उसका जिक्र किया गया है रियो लीव्स। रियो आपने देखा होगा। अगर आपने रियो नहीं, आप नहीं समझ रहे हैं कि किस प्लांट के बारे में कहा जा रहा है, तो आप ऐसा करें कि गूगल में उसे उसका इमेज चेक कर लें तो लगेगा ये प्लांट तो हमारे आसपास कहीं ना कहीं होता है। गूदेदार होता है थोड़ा सा और लंबी लंबी पत्तियां होती हैं, ठीक है। तो वो प्लांट आपने देखा होगा आपके आसपास होता है, गमलों में भी हम लोग लगाते हैं, दिखने में खूबसूरत लगता है। तो उनकी पत्तियों को, एक पत्ती को थोड़ा सा तोड़ करके और इस ढंग से आप तोड़ेंगे तो दो पार्ट ताकि अलग हो जाए, या अलग झटके से अलग नहीं करना, धीरे से अलग करना, इस तरह से नोचते हुए। तो आप देखेंगे क्या कि एक बिल्कुल पतला पॉलीथीन जैसा एक लेयर ऊपर पे निकलता है, थोड़ा सा कहीं दिखेगा आपको। तो वो जो पॉलीथीन जैसा लेयर दिख रहा है, कलरलेस, व्हाइटिश इन कलर या कलरलेस भी कह सकते हैं, और काफी वो थिन होता है। दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सिंगल लेयर्ड सेल। एक ही सेल, एक ही लेयर के का बना हुआ वो आउटर मोस्ट लेयर है, सबसे बाहर वाला लेयर वही है, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा और क्लियर करके इस ढंग से बना रहे हैं। ऐसे लाइन से तो पता चल नहीं रहा है कि हम अब हिस्टोलॉजी पढ़ रहे हैं, यानी कि टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा सा अच्छे ढंग से पढ़ेंगे। हम सेल बना देते हैं, फिर सेल का तो बना हुआ है ना वो लेयर, सेल का बना हुआ है तो हम सेल ही बना देंगे इस ढंग से। ठीक है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर of any plant structure, either leaf or stem or root, outermost layer यही है, ठीक है। और इसकी खासियत क्या है, वो सिंगल सेल का लेयर है, डबल लेयर्ड नहीं है, मोस्टली ज्यादातर जगहों पर। जैसे हम लोग घर बनाते हैं ना, एक ही की दीवार देते हैं। पहले पुराने जमाने में मोटी दीवारें होती थी, कई एक लेयर की होती थी, ज्यादातर सिंगल लेयर से काम चल जाता है। इसी को एपिडर्मिस कहते हैं। द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एनी प्लांट स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ सिंगल लेयर्ड सेल्स इज एपिडर्मिस। दिस इज एपिडर्मिस। दिस इज एपिडर्मिस। इसी के बारे में हमको पढ़ना है, इसी एपिडर्मिस के। बाकी अंदर में तो डिफरेंट टाइप के सेल्स होंगे ही होंगे, इसमें तो ज्यादा सोचना हमको है नहीं। अंदर में तो सेल्स होंगे ही, तरह तरह के सेल्स होंगे। एपिडर्मिस के नीचे किस ढंग के सेल्स होंगे, फिर उससे भी नीचे किस ढंग के सेल्स होंगे, हाइपोडर्मिस, एंडोडर्मिस, इस ढंग से किस पार्ट को हमने काटा है, क्या वो लीफ है या स्टेम। हमने तो यहाँ पर स्टेम लिया है, तो मोस्ट
प्रोबेबली कि यहाँ पर क्लोरोफिल वाला तो सेल होगा नहीं, ठीक है। हाँ, लेकिन एक बात का ध्यान रखना है, सेंटर में क्या होता होगा, जाइलम फ्लोएम को देना हम नहीं भूलेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो जाइलम एंड फ्लोएम को भी हम दिखा देते हैं। चलो सेंटर में हमने दिखा दिया एक लेयर जाइलम का, दिस इज द लेयर ऑफ जाइलम। और जाइलम क्या है, कॉम्प्लेक्स होता है, यानी सिंगल सेल का तो बना हुआ होता नहीं है ये। तो दिस इज द लेयर ऑफ जाइलम हमने दिखा दिया। ये सब कुछ हम ऐसा बना रहे हैं क्योंकि हमने तो ऐसे काटा है ना थोड़ा सा, तो कोई भी चीज होगा तो पूरे में होगा इस ढंग से। ये जाइलम का लेयर हमने दिखा दिया। थोड़ा सा हट करके हम एक फ्लोएम का लेयर भी दिखा देंगे। ये डिपेंड करता है हमने क्या लिया है, मोनोकॉट प्लांट लिया है, डाइकॉट लिया है, इसका अरेंजमेंट हमने पहले भी बताया था। जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट जो होता है स्टेम में, लीव्स में, रूट्स में, ये अलग अलग तरह के पौधों में डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो अब बाकी ये सारे तो सेल्स होते ही हैं, ये एंडोडर्मल सेल्स होते हैं, अंदर वाले सेल्स होते हैं, अलग अलग तरह का काम है। ये कहाँ से हमने उठाया है, अगर इसे फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करनी है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, कोलेनकाइमा होगा। अगर इसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना है तो ये स्क्लेरेनकाइमा होगा। स्क्लेरेनकाइमा तो ऐसे भी जाइलम फ्लोएम में होगा ही होगा, ठीक है। अंदर में पीत होता है, अंदर में पीत होता है, लास्ट वाले सेंट्रली लोकेटेड सेल्स होते हैं। दिस इज अ रफ डायग्राम ऑफ हिस्टोलॉजी ऑफ अ स्टेम। इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ आपको अभी नोटिस करना है नहीं, हमें फोकस करना है एपिडर्मिस पर, ठीक है। एपिडर्मिस को फोकस करेंगे तो पहला चीज एपिडर्मिस के बारे में हमने क्या नोट किया, लिखते चले जाएंगे। एपिडर्मिस, पहला चीज हमने क्या नोट किया, ये सिंगल लेयर्ड होता है। ये सिंगल लेयर्ड होता है, लेकिन एक्सेप्शनली कुछ जेरोफिटिक प्लांट्स होते हैं। जेरोफिटिक प्लांट्स मीन्स प्लांट्स ग्रोइंग इन डेजर्ट एरिया वेयर देयर इज स्कार्सिटी ऑफ वाटर। इन दोज प्लांट्स you may see epidermis of multi-layered epidermis of more than single layered of cells। आप ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि रेगिस्तान में पाए जाने वाले पौधों में ये एपिडर्मिस थोड़ा मोटा क्यों होता होगा, मल्टी लेयर्ड क्यों होता होगा। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ पर जो डेजर्ट प्लांट्स होते हैं ना, तो वहाँ तो पानी की स्कार्सिटी होती है, तो उनका जो लाइफ होता है वो बड़ा हार्ड होता है, चाहे वहाँ इंसान रहें, एनिमल्स रहें या प्लांट्स होते हैं। और देयर आर मैनी अडेप्टेशंस इन देयर बॉडी टू सर्वाइव इन सच एडवर्स कंडीशंस। उनके एनिमल्स एंड प्लांट्स के बॉडी में कई तरह के अडेप्टेशंस होते हैं, कई तरह के स्पेशल फीचर्स होते हैं विच हेल्प देम टू सर्वाइव देयर। तो यहाँ पर हम प्लांट में भी देखते हैं कि ये भी एक एडेप्टेशन होता है, टू चेक द वाटर लॉस, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। अब सपोज रेगिस्तान में किसी महिला ने पानी ढो करके लाया बड़ी दूर से, 2-3 किलोमीटर दूर से, है ना, और वो पानी बर्बाद हो जाए। आपके जैसा एक कोई गया बच्चा आधा घड़ा पानी से पैर धो लिया, बड़ी मुश्किल बात है। ठीक उसी तरह से वहां प्लांट भी जो है, तो वहां के जो प्लांट्स होते हैं उनके साथ भी यही प्रॉब्लम है। देयर रूट्स गो डीप अंडर द सॉइल टू गेट वाटर। उनके जो रूट्स होते हैं काफी गहराई में जाकर के पानी को ढो करके लाते हैं। पानी तो है नहीं ऊपर पे कहीं भी, काफी नीचे जाने पर थोड़ा बहुत पानी मिलता है एंड दे अब्सॉर्ब इट।
आप जानते हैं नॉर्मली प्लांट से पानी उड़ता रहता है कंटिन्यूअसली एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आपके घरों में या आपके गार्डन में गमले में लगा हुआ कोई पौधा या ऐसे भी कोई पौधा है तो कुछ नहीं कीजिए, एक पॉलीथीन होता है ना, उस पॉलीथीन को, उसके 2-4 पत्तियों को उस पॉलीथीन के अंदर डाल के पॉलीथीन को बांध दीजिए रबर से या किसी चीज से नीचे। उस पॉलीथीन के अंदर 2-4 पत्तियां हैं। 2-3 घंटे के बाद आप देखेंगे यू मे ऑब्जर्व सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द वॉल ऑफ दिस पॉलीथीन बैग। फ्रॉम वेयर डिड इट कम? ये पानी कहां से आया? पॉलीथीन की दीवार पर ये वाटर ड्रॉपलेट कहां से आया होगा? इट इज द वाटर दैट वाज ट्रांसपायर्ड बाय द लीव्स ऑफ प्लांट्स। कंटिन्यूअसली प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन करते रहते हैं। तो आप ये सोचिए कि इतने मुश्किल से डेजर्ट प्लांट्स ने पानी लाया है और उस पानी को पत्तियां ट्रांसपायर कर दें, उड़ा दें, तो प्लांट तो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। अपना असली काम जो उसका वाटर का है वो तो हो नहीं पाएगा। फूड मैन्युफैक्चरिंग और कुछ और भी कुछ है, उसके रोल है। तो देयर आर सो मैनी एडेप्टेशंस इन डेजर्ट प्लांट्स टू चेक ट्रांसपिरेशन, टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ट्रांसपिरेशन को कम करने का कई एक तरीका उसमें होता है। उसी में से एक तरीका यह भी है कि देयर एपिडर्मिस इज मल्टी लेयर्ड। एपिडर्मिस जब मल्टी लेयर्ड होगा तो ट्रांसपिरेशन को रोकेगा। तो एपिडर्मिस इज सिंगल लेयर्ड कब नॉर्मली, मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है, मल्टी इन डेजर्ट प्लांट्स। डेजर्ट प्लांट्स में ये मल्टी लेयर्ड भी हो सकता है। क्यों होता है? टू प्रिवेंट वाटर लॉस। पानी की कमी को रोकने के लिए, पानी के लॉस को रोकने के लिए ये मल्टी लेयर्ड भी होता है। पहला पॉइंट। दूसरा, इनके सेल्स कैसे दिख रहे हैं आपको? अब सेल्स के बारे में जरा जान लें हम लोग। इनके सेल्स जो होते हैं फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं। जैसे जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग टाइल्स लगाते हैं, वो कैसा होता है? चपटा होता है ना? तो जस्ट इनका काम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इनर सेल्स, प्रोटेक्शन ऑफ इनर वॉल्स। तो प्रोटेक्शन के लिए इनके जो सेल्स होते हैं वो फ्लैट होते हैं। तो पहली खासियत इनकी क्या हो गई? देयर सेल्स आर फ्लैट, चपटे होते हैं। ठीक है। सेल वॉल जो होता है इनका, बाहर की ओर ये सेल वॉल मोटा होता है और अंदर वाला सेल वॉल पतला होता है। तो आप जब अब फिगर बनाएंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि सेल वॉल को थोड़ा सा मोटा दिखाएंगे ऐसे, अंदर वाला पतला, मोटा बाहर वाला क्यों रहता होगा? फॉर प्रोटेक्शन। तो सेल वॉल thicker from outside, outer side, and thinner inside। ठीक है ना? दूसरा पॉइंट। तीसरा, आप देख रहे हैं कि आपने यहां पर देखिए, there is intercellular space between the cells। स्पेस है यहां पर सेल्स के बीच में, जिसको कहते हैं हम लोग इंटरसेलुलर स्पेस। बट व्हाट डू यू सी इन एपिडर्मिस? वी कांट फाइंड एनी इंटरसेलुलर स्पेस हियर। देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस इन एपिडर्मल सेल्स।
सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड, हमने पहले ही कह दिया, जमीन को ढकने के लिए, जमीन को प्रोटेक्ट करने के लिए हम टाइल्स लगाते हैं या ईंट बिछाते हैं, एंड वी लीव नो गैप बिटवीन द टाइल्स। टाइल्स के बीच में हम कोई गैप नहीं छोड़ना चाहते हैं। कारीगर थोड़ा सा गैप छोड़ देता है तो हम बिगड़ जाते हैं। कोई गैप नहीं रहना चाहिए। तो देयर इज नो गैप, नो इंटरसेलुलर स्पेस। यहां पर ये भी एक पॉइंट हो गया। सेल्स तो ऐसे होते हैं एंड आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली, लीविंग नो इंटरसेलुलर स्पेस। कोई स्पेस नहीं है बीच में। तो ये तो सेल के बारे में हमने देख लिया, ठीक है। चलिए और कुछ बात जानते हैं इसके बारे में, एपिडर्मिस के बारे में। आपके बुक में बहुत ज्यादा पढ़ना है, ज्यादा दिया है। आप देखे होंगे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा के बारे में जितना पढ़ना है, या फिर जाइलम फ्लोएम, उतना अकेले एपिडर्मिस के बारे में बताया गया है। तो हम लोग भी उतना ध्यान देकर के पढ़ें, मे बी कि कहीं से क्वेश्चन उठा दे। और सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं, जरूरी हैं, और ये जनरल नॉलेज की है, हर किसी को जानना चाहिए। चलिए ठीक है, 2 पॉइंट हमने लेयर के बारे में पढ़ा और सेल्स के बारे में पढ़ लिया। अब एक तीसरी बात, ज्यादातर लीव्स में आप देखेंगे, क्या अभी बारिश का समय है, देखो बारिश हो रही है बाहर में, या पानी जब आप उस पर छींटते हैं तो पूरी की पूरी पत्तियां, आप बहुत सारे ऐसे लीव्स को देखेंगे नहीं भीगती हैं, वो वाटर ड्रॉपलेट्स जहां तहां दिखाई देते हैं। जस्ट उसी तरह से जैसे आप स्नान करने जाते हैं और पूरे बॉडी में तेल लगा दीजिए, तो पानी आपके शरीर को ठीक से टच ही नहीं करेगा, वो ठहरेगा ही नहीं आपके बॉडी पर। ठीक उसी तरह से मोस्टली जो लीव्स होते हैं उनके एपिडर्मिस के ऊपर एक वैक्सी कोटिंग, ऑयली और वैक्सी आप कह सकते हैं, एक लेयर होता है, एंड दैट लेयर इज वाटरप्रूफ। ये वाटरप्रूफ लेयर होता है, वैक्स है, मोम के जैसा लेयर होता है वो, तो ऑब्वियसली ये वाटरप्रूफ तो होगा ही। ये लेयर प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, तो ये जानना जरूरी है। आपने कभी गौर किया है, हम कोई भी चीज खराब हो जाता है उसे फेंक देते हैं, पानी में सड़ जाता है, कुछ दिन के बाद पानी में अगर फेंक देते हैं, लेकिन एक्वेटिक प्लांट्स जो होते हैं, पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं, वो क्यों नहीं सड़ते हैं? तो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स हैं या एक्वेटिक एनिमल्स हैं, दे हैव सम एडेप्टेशंस। इसके लिए भी उनमें कुछ एडेप्टेशंस होते हैं, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन जो कि प्लांट में होता है, दैट इज अ लेयर ऑफ वैक्सी कोटिंग आउटसाइड द एपिडर्मिस, दैट इज कॉल्ड मोस्टली क्यूटिकल। ज्यादातर जगहों पर इसे क्यूटिकल कहते हैं। ये क्यूटिन नाम के एक केमिकल का बना होता है, और ये केमिकल कौन रिलीज करता है? यही सेल्स रिलीज करते हैं। अच्छा, एक बात और जानना जरूरी है इस सेल के बारे में, ये नॉन ग्रीन होते हैं, ये नॉन ग्रीन लेयर होता है। इनके जो सेल्स होते हैं इनमें क्लोरोफिल नहीं होता। इवन कि ये पत्तियों का भी अगर हमने एपिडर्मिस ले लिया एग्जांपल में, तो उसमें भी क्लोरोफिल नहीं होगा, यानी कि सेल्स हैव नो क्लोरोफिल। ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। तो अब हम आ रहे थे यहां पर आउटर लेयर, इसके जस्ट ऊपर एक लेयर होता है वैक्सी कोटिंग का। ठीक है, वैक्सी कोटिंग का लेयर होता है,
लेयर ऑफ वैक्सी मटेरियल। वैक्सी मटेरियल, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है वैक्सी मटेरियल, और ये भी क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है हर जगह। इतना ही नहीं, आप देखेंगे बहुत सारे प्लांट्स में जहां की ये वैक्सी कोटिंग भी है और मल्टी सेलुलर एपिडर्मिस भी है, तो वहां पर उनका प्रोटेक्शन ज्यादा होता है। और सिर्फ वो वाटर प्रूफ होना ही एक क्वालिटी नहीं है, ये अंदर किसी भी तरह के मैकेनिकल इंजुरी से भी बचाता है, इंटरनल पार्ट्स को, इंटरनल टिश्यूज को। तो यहां पर अब एक पॉइंट बनता है फिर से, there is a layer of waxy material। इस वैक्सी मटेरियल को आप कह सकते हैं, ये क्यूटिन नाम का एक केमिकल होता है। क्यूटिन नाम का केमिकल ये एक तरह का फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड ये एक तरह का होता है जो कि सेक्रीट होता है एपिडर्मिस से ही। So there is a layer of waxy material outside the epidermis। अब ये जो वैक्सी मटेरियल होता है, ये वैक्सी मटेरियल कैसा होता है? दिस वैक्सी मटेरियल इज वाटर प्रूफ, और इस लेयर को कहते क्या है? इस लेयर को कहते हैं क्यूटिकल। ये क्यूटिकल का लेयर है, वाटर प्रूफ वैक्सी मटेरियल्स का बना हुआ है, जिसका नाम है क्यूटिन। काम क्या करता है, किस लिए ये लेयर होता है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोटेक्शन, और स्पेशली पानी से इसे बचाता है, फॉर प्रोटेक्शन। तो तीसरा पॉइंट हो गया, एक वैक्सी लेयर इसके ऊपर होता है। चलिए और एक दो बातें जानते हैं एपिडर्मिस के बारे में, एक दो बात और। रूट हेयर्स, रूट्स को अगर आप थोड़ा सा मैग्नीफाई करके देखेंगे, जो जमीन के अंदर काफी अंदर तक घसे होते हैं, तो वहां का जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस तो हर जगह होता है ना, रूट हो, स्टेम हो, किसी भी पार्ट में एपिडर्मिस होता है। हाँ, ये जो क्यूटिकल आप देख रहे हैं, ये क्यूटिकल का लेयर रूट्स में नहीं होता, याद रखना। ये एरियल पार्ट्स लाइक स्टेम एंड लीव्स, ये ध्यान रखना। ये कहां होता है? ओनली इन एरियल पार्ट्स। एरियल पार्ट्स मीन्स वैसे पार्ट्स जो हवा में होते हैं, यानी कि जमीन के ऊपर होते हैं, यानी कि रूट में ये नहीं होगा। रूट को इस प्रकार के प्रोटेक्शन की क्या जरूरत है, इसलिए रूट में ये नहीं होगा। हम यहां रूट हेयर का जिक्र कर रहे थे। रूट्स का काम होता है वाटर एब्जॉर्प्शन, और आप आगे चल करके पढ़ेंगे कि रूट अगर बहुत लंबा है, बहुत बड़ा है, बहुत ब्रांच्ड है, तो रूट का सारा पार्ट एब्जॉर्प्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रूट में एक सर्टेन एरिया होता है, चाहे मेन रूट हो या उनके एडवेंटिशियस रूट्स, उनके ब्रांच हो, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, इस ढंग से उसका नाम रखा जाता है। तो उनके ब्रांच हो या मेन रूट हो, सब में लास्ट से थोड़ा सा पहले, सबसे लास्ट वाला जो पार्ट है जहां मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, प्रोटेक्शन के लिए एक रूट कैप भी होता है, उससे जस्ट पहले का एरिया, वहां पर एक सर्टेन एरिया है जहां पर कुछ हेयर्स जैसे स्ट्रक्चर्स निकले होते हैं, एंड दोज आर द पार्ट्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। जैसे कोई भी रूट आप देख लें, मेरे हिसाब से ये पार्ट तो आपको नहीं दिखता होगा, चलिए यहां पर हम देख लेते हैं, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा। सपोज ये रूट है, ठीक है, तो रूट से ब्रांच भी निकले हुए होंगे,
ये इस ढंग से। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी रूट है, सबसे नीचे वाला पार्ट नहीं, नीचे से थोड़ा सा ऊपर, सबसे नीचे वाला पार्ट जो होता है, यहाँ पर आगे जैसे जैसे ये बढ़ता है तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक रूट कैप होता है, ऐसे करके जो रूट कैप होता है वो थोड़ा हार्ड होता है और वो इसे बचाता है किसी भी तरह के आगे में कंकड़ पत्थर कुछ भी है, रूट तो आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे ग्रो कर रहा है तो उससे बचाता है रूट कैप। लेकिन इससे जस्ट पहले वाला जो लेयर होता है, ये वाला लेयर, यहां पर रूट हेयर होता है, एंड दिस इज द पार्ट दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। हर रूट में, या इसमें भी सबसे लास्ट वाला नहीं, लास्ट से थोड़ा पहले वाला, इसमें भी सबसे लास्ट वाला नहीं, लास्ट से थोड़ा सा पहले वाला, और इस पार्ट में हेयर्स निकले हुए होते हैं, बहुत छोटे छोटे हेयर्स, एक्चुअली इस ढंग से। अब इसमें से हम एक दो सेल से हेयर भी निकाल लेते हैं, हालांकि हमने तो ये स्टेम का बनाया था, लेकिन अब इसे मानकर चलिए कि सपोज अगर ये रूट का सेक्शन कटिंग है तो इससे कहीं कहीं एक दो जगह हेयर भी हम निकाल लेते हैं। चलिए दो जगह हमने हेयर निकाल लिया, कैसे निकालते हैं? इस ढंग से। इस ढंग से हेयर भी निकाल दिया हमने। अब आप बताइए रूट्स में ये हेयर होते क्यों होंगे? आप कुछ अंदाजा लगा सकते हैं? This part is for absorption of water and mineral, and if it bears such hairs, then what will happen? What is its benefit? It increases the absorptive surface area for water and minerals. अगर ये नहीं होता तो पानी कहां से एब्जॉर्ब होता? इन सारे सेल्स से केवल एब्जॉर्ब होता, पानी एब्जॉर्ब होता इतने दूर से, इतने दूर से। लेकिन अब पानी कहां कहां से एब्जॉर्ब होगा? अभी तक तो पानी इतने दूर से होता, लेकिन अब पानी को इतना दूर है, ये भी मिल गया 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 है, तो आपको लग रहा है सरफेस एरिया बढ़ गया, एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया पानी का बढ़ गया। अब जो पानी एब्जॉर्ब होगा रूट के द्वारा वो ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगा। To make the process of absorption more efficient, roots bears such hairs, and that we call root hairs. इसे root hair कहते हैं। आप कह सकते हैं कि these root hairs are the appendages of epidermis. These root hairs are the outgrowth of epidermis. ये अलग से कुछ नहीं है, एपिडर्मिस के ही आउटग्रोथ है, उन्हीं से निकला हुआ है। टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, आप कह सकते हैं, यहां पर हम लिख देते हैं। ये चौथा पार्ट रूट से, रूट हेयर। root hair to increase absorptive surface area. Water and mineral, ठीक है। ये चौथा पॉइंट हमने पढ़ लिया एपिडर्मिस के बारे में। पहला ये सिंगल लेयर्ड होता है, दूसरा इनके सेल्स के बारे में हमने देख लिया, तीसरा क्यूटिकल एक वैक्सी कोट उसके बारे में देख लिया, और चौथा देखा रूट हेयर्स इससे निकले हुए हैं। एक चीज और, इफ वी स्टडी द एपिडर्मिस ऑफ लीफ, लीफ के एपिडर्मिस के बारे में अगर हम स्टडी करें तो उसमें ये जो एपिडर्मिस होता है उसके बीच बीच में एक जोड़ा ग्रीन सेल होता है, एक जोड़ा ग्रीन सेल। तो चलो यहां पर हम ऐसा करते हैं, एक जगह यहां पर बना देते हैं, एक सेल को गायब कर दिए, इस जगह थोड़ा सा एरिया, और यहां पर एक जोड़ा ग्रीन सेल बना देते हैं।
एक ही नहीं होता, कई होता है। अब ये छोटा जगह है, हम एक ही बना रहे हैं। और ये कैसे सेल्स होते हैं? ग्रीन सेल्स होते हैं। ग्रीन सेल्स मीन्स हैविंग क्लोरोप्लास्ट, और वो भी एक जोड़ा, और एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए। और ये जो सेल्स होते हैं ये बीन और किडनी शेप्ड सेल्स होते हैं। किडनी आपने देखा होगा इस ढंग का होता है। दिखाई दे रहा है? नहीं होगा तो इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके देखना। इस तरह से कई जगहों पर होता है ग्रीन सेल। ग्रीन सेल मीन्स का मतलब हुआ कि बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल्स तो होंगे ही, न्यूक्लियस होंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, जो भी है सब कुछ होगा, बट क्लोरोप्लास्ट तो हर जगह नहीं होता है ना इन सारे सेल्स में। चूंकि ये स्टेम का है तो नहीं होगा, लीफ का है तो होगा। ये क्लोरोप्लास्ट इसमें होता है, और ये बीन शेप्ड होते हैं या किडनी शेप्ड होते हैं। किडनी शेप्ड होने की वजह से फायदा क्या होता है? जब इनमें भोजन बनता है और एंडोस्मोसिस से दिन में पानी जमा होता है तो ये फूल जाते हैं, टर्जिड हो जाते हैं, टाइट हो जाते हैं। और टाइट जब होते हैं तो ऐसे हो जाते हैं। ऐसे जैसे ही होते हैं तो इनके बीच गैप बन जाता है, दैट इज कॉल्ड स्टोमाटा, स्टोमेटल पोर। यानी कि आपने पढ़ा होगा लीव्स के सरफेस पर स्टोमाटा होता है, तो कहां होता है? इसी एपिडर्मिस में होता है। ऑल अदर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर कलरलेस बिकॉज दे डोंट हैव क्लोरोफिल एक्सेप्ट दिस स्टोमाटा। ईच स्टोमाटा हैज अ पेयर ऑफ kidney shaped cells which are having chlorophyll in their cells. They are capable to do photosynthesis. They are capable to manufacture their food on. And these two cells are called guard cells. गार्ड की तरह है कि नहीं खड़ा ऐसे? दो गार्ड गेट पर होता है ना, एक दूसरे की तरफ फेस किए हुए, तो ये गार्ड की तरह, इसलिए इसे कहते हैं गार्ड सेल्स। इसे थोड़ा सा बढ़ा करके क्लास 10 में पढ़ना है, समझे ना? इस क्लास 10 में आप पढ़ेंगे इनके बारे में। वीडियो ज़्यादा बड़ा तो नहीं ना हो रहा है? 37, चलो हो जाएगा। ये एक सेल हो गया और दूसरा सेल हो गया। ये सेल हो गया, इनमें क्लोरोफिल है। बाकी के सेल ऑर्गेनल तो हैं ही। क्लोरोफिल इसलिए दिखा रहे हैं कि क्लोरोफिल हर सेल में नहीं होता, कहीं कहीं क्रोमोप्लास्ट होगा, कहीं कहीं ल्यूकोप्लास्ट होगा, और इनके अंदर की जो वॉल होती है ना वो मोटी होती है, मोटी और सिकुड़ी हुई होती है, जिसकी वजह से जैसे ही ये सेल खाना बनाता है, पानी एब्जॉर्ब करता है अगल बगल से, ऑस्मोसिस से, एंडोस्मोसिस होता है, ये फूल जाते हैं। और कैसे फूलते हैं, कैसे क्या होते हैं, ये सब क्लास 10 में आपको लाइफ प्रोसेस में पढ़ना है, ठीक है? ये स्टोमाटा है। और बाकी न्यूक्लियस वगैरह तो होगा ही, न्यूक्लियस तो होता ही है, एक न्यूक्लियस भी आप दिखा सकते हैं बीच में, ठीक है? तो ये स्टोमाटा बीच बीच में पाया जाता है। हालांकि मोनोकॉट प्लांट्स जो होते हैं, अब देखिए स्टोमाटा का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग होता है। डाइकॉट लीव्स जो होते हैं, डाइकॉट प्लांट के लीव्स, जैसे मैंगो लीफ आपने ले लिया या पीपल का ले लिया, या आपके आसपास जितने भी हैं ज़्यादातर वो डाइकॉट ही होते हैं, उनके लीव्स को आपने ले लिया, या चाइना रोज सबसे कॉमन है उसका लीव आपने ले लिया। तो स्टोमाटा आर मोस्टली प्रेजेंट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। अपर सरफेस जो चिकना वाला पार्ट होता है उसमें नहीं होता है, नीचे होता है। क्यों होता है ये सब क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे। बट द लीव्स ऑफ मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स लाइक पैडी प्लांट्स, लाइक मेज प्लांट, मकई का तो पौधा आपने सबने देखा होगा, उनकी पत्तियां जो होती हैं वो क्या होता है कि पहले तो सीधी जाती हैं, जब ज़्यादा लंबी हो जाती है तो थोड़ा सा झुक जाती है। उनका आधा ये पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में होता है और आधा उल्टा वाला पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में होता है। सो स्टोमाटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेसेस
ऑफ द लीव्स इन मोनोकोटिलेडनस प्लांट्स। और उनके स्टोमाटा का शेप भी थोड़ा सा बदला हुआ रहता है, वो जस्ट किडनी की तरह का एग्जैक्ट नहीं होता है, वो आप कह सकते हैं डम्बल शेप्ड होते हैं, डमरू के तरह के होते हैं, वहां भी बीच में गैप बनता है। खैर वो सारी बातें आगे की हैं। फिलहाल एक पॉइंट और बन रहा है कि इफ इट इज द एपिडर्मिस ऑफ अ लीफ देन इट विल हैव सम स्टोमाटा in between the cells, and these stomata are nothing but a pore between the two guard cells, between the two kidney shaped guard cells, which are photochromatic cells having chlorophyll molecules, photosynthetic cells। तो एक पॉइंट और बन गया, ये पांचवा पॉइंट होगा ना। चलिए पांचवा पॉइंट हम लोग लिख देते हैं, स्टोमाटा इसमें होगा। स्टोमाटा का सिंगुलर स्टोमा होता है। स्टोमाटा इन केस ऑफ लीव्स, स्टोमाटा भी होता है। तो हमने ये 5 पॉइंट देख लिया एपिडर्मिस। एक पॉइंट और देखेंगे एपिडर्मिस के बारे में, एक पॉइंट और देखेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये सारी बातें कॉमन बातें हैं, ऐसा नहीं है कि बहुत गहराई की बात है, ये सारी चीजें आपने देखी नहीं होंगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही दिखता है, ऐसा कुछ नहीं। एक पॉइंट और देखते हैं, आपने बहुत सारे प्लांट जो मैच्योर हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े होने लगते हैं, एक छाल देखेंगे, बार्क, उसके ऊपर जो है ना छाल का एक लेयर बन जाता है, जिसे हम लोग बार्क कहते हैं ना, बार्क। ये बार्क कहाँ से आया? शुरू में तो नहीं था, और अगर आप नहीं अभी पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आएगा कहीं यही तो नहीं है बार्क, एपिडर्मिस ही तो नहीं है। तो एपिडर्मिस तो मोटी सिंगल लेयर होता है ना, बार्क तो मोटा होता है। तो क्या होता है ना कि एपिडर्मिस आपने पढ़ा है ना कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं ये साइड वाइज भी होते हैं, बीच में भी होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैटरल मेरिस्टेम या सेकेंडरी मेरिस्टेम, एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी ग्रोथ, दैट इज द ब्रेथ और थिकनेस ऑफ द प्लांट। तो गौर कीजिए यहां भी तो एक लेयर होता होगा ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, क्योंकि हमने गोलाई से इसे काट करके निकाला है, तो यहां भी तो एक लेयर होता होगा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का, which are capable of growing, which are capable of dividing fast and are responsible for growth। जैसे ही प्लांट्स मैच्योर होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का लेयर होता है, आप कह सकते हैं कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। कौन मेरिस्टेम है? लैटरल मेरिस्टेम, ये लैटरल मेरिस्टेम है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, जैसे ही प्लांट बड़े होने लगते हैं, मैच्योर होने लगते हैं, ये एक्टिव होता है और ये क्या करता है कि नए नए सेल्स बनाना शुरू करता है। किसके लिए? एपिडर्मल सेल्स जो हैं उनको बाहर फेंक देता है, उनको खत्म कर देता है, कहता है चलो हटो, अब तुमसे काम चलने वाला नहीं। अब प्लांट को लार्ज स्केल पर प्रोटेक्शन की जरूरत है, और अब तुम एक सिंगल लेयर से प्लांट को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो। बड़े प्लांट्स को तो ज्यादा खतरा है ना। कोई गया एक चाकू मार दिया, आप देखते होंगे पार्क वगैरह में, कोई गया कोई नुकीले चीज से उसमें नाम लिख दिया अपना, तो वहां पर प्लांट को अब ज्यादा खतरा है, कहता है कि नहीं ये तुमसे अब काम नहीं चलेगा, तुम हटो। एपिडर्मिस को हटा देता है और ये कुछ नए सेल्स को जनरेट करके एक लेयर क्रिएट करता है, दैट इज कॉल्ड कॉर्क और बार्क। इसे कॉर्क भी कह सकते हैं, बार्क भी कहते हैं। बार्क ही मोस्टली कॉमनली कहते हैं, बट बायो में इसे हम लोग कॉर्क भी कहते हैं। मल्टी लेयर्ड बार्क, और ये डेड सेल्स होते हैं, तुरंत मर भी जाते हैं। डेड रहेंगे तब तो स्ट्रांग रहेंगे ना, तब तो प्रोटेक्ट करेंगे ना। और उसके ऊपर सुबेरिन नाम के केमिकल का लेयर भी चढ़ जाता है, जो और भी प्रोटेक्शन उसे देता है, एकदम उसे वाटर प्रूफ बना देता है, हीट प्रूफ बना देता है, किसी भी तरह का। इवन कि प्लांट को सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी एक माइक्रोब से है तो दैट इज फंजाई। आप याद रखिएगा, फंजाई फंगस जो होता है वो हमारे लिए उतना हार्मफुल नहीं है जितना हमारे प्लांट्स के लिए। फसलों की ज्यादातर जो बर्बादी होती है, गेहूं की हो या धान की हो, आप पता करेंगे कि उसमें से ज्यादातर बीमारी फंगस के चलते होता है, फंजाई के चलते होता है। तो प्लांट्स आर मोस्टली अटैक्ड बाय फंगस।
डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंगस। पोटैटो में भी, आलू भी देखते होंगे खराब हो जाता है कभी कभी बहुत लार्ज स्केल पर ड्यू टू फंगस। तो प्लांट को ये जो बार्क वाला लेयर होता है ऊपर में, और ऊपर पे सुबेरिन का भी एक केमिकल का लेयर चढ़ गया, दे ऑल्सो प्रोटेक्ट प्लांट्स फ्रॉम मैकेनिकल इंजुरी एंड फंगल अटैक। फंगल अटैक, ये तो डेड सेल है, फंगस यहाँ पर ग्रो करके ही क्या कर पाएगा, वो तो पैथोजन है, उसे तो लिविंग सेल चाहिए, तो उसी से ना कुछ मिलेगा। ये तो हार्ड है और ऊपर से भी केमिकल है, उसे वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकता है फंगस। तो एक छठा या सातवां पॉइंट आपका बन रहा होगा, वो क्या हो गया, बार्क और कॉर्क भी आप कह सकते हैं, बार्क और कॉर्क। ये किसने बनाया, लैटरल मेरिस्टेम ने बनाया। अगर नहीं दिख रहा होगा तो आवाज सुन के लिख लेना है। कैसा होता है, मल्टी लेयर्ड डेड सेल, मल्टी लेयर्ड डेड सेल्स, ठीक है। लिख तो नहीं ही रहा होगा उतना नीचे, दिख गया कि, चलो दिख गया। बहुत सारी बातें हम लोगों ने एपिडर्मिस के बारे में देख ली। अब एपिडर्मिस से कहीं से भी कोई कुछ पूछेगा आप जवाब दे सकते हैं, समझिए ना। और इस प्रकार से आपका प्लांट टिश्यू भी खत्म हो गया। 2 मिनट और। आपके टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट का जिक्र है। प्याज नीचे जो उसके रूट्स होते हैं, प्याज आपने खरीदा होगा या ताज़ा प्याज है, खेत से उखाड़ा है, तो आप देखेंगे क्या कि उसमें नीचे रूट्स होते हैं। वो जो बूसी होता है, बूसी अपीयरेंस, दैट इज एडवेंटिशियस रूट, या इसे फाइब्रस रूट भी कहते हैं, है ना। वो टैप रूट से डिफरेंट होता है, इसमें कोई मेन नहीं होता है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी जैसा कहीं कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो वो जो फाइब्रस रूट्स होते हैं, तो कहता है कि 2 कंटेनर ले लीजिए, 2 गिलास में पानी ले लीजिए, और दोनों पर एक एक प्याज इस ढंग से रखें उसका रूट पानी में डूबा हुआ रहे। एक का क्या कीजिए कि टॉप वाला हिस्सा, शुरू वाला थोड़ा थोड़ा हिस्सा ये काट दीजिए, समझिए, सबका कैंची से, दूसरे का रहने दीजिए। 2-3 दिन के बाद देखेंगे क्या, जिसका हमने नहीं काटा था उसमें ग्रोथ कंटिन्यू करने लगा, पानी मिल गया उसे, ग्रो करने लगा। बट जिसका काट दिया वो ग्रो नहीं कर रहा है, क्या हुआ होगा, काट दिया तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो कट के निकल गया, ग्रो करेगा कौन, ग्रोथ कैसे होगा। सेल डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाने वाला टिश्यू ही हमने काट के हटा दिया। इसीलिए किसी रूट का अगर ये वाला पार्ट काट के हटा दिया जाए, लास्ट वाला टिप वाला रूट टिप को काट के हटा दिया जाए, तो आगे लंबाई में उसका बढ़ पाना बहुत मुश्किल है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी स्टेम का टिप अगर हटा दिया जाए तो ब्रांचेस तो निकलते हैं, बट वो लंबाई में नहीं बढ़ पाता है, बिकॉज देयर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर कट ऑफ। तो ये रहा आपका प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू को हमने खूब अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, कहीं कुछ छूटा नहीं है। अब आपका काम है इसे अधिक से अधिक इस पर प्रैक्टिस करना, इसे अधिक इसका नोट्स बना लीजिए, आपको क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं वो सब सॉल्व कीजिए, और फिर हम लोग अब अगले हफ्ते से एनिमल